हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। रोजगार और निर्माण का न्याय प्रकाशित हो चुका है, जो कि 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर से, जहाँ पे भारतीय नौसेना की तरफ से पहली न्यूज़ है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है आईएनएस वागीर को। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। तो आईएनएस वागीर, इसका नाम आपको याद रखना है। आईएनएस वागीर को सैंड सार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक पनडुब्बी है, इसे सैंड सार्क के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है आईएनएस वागीर, और हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय जो नौसेना यहाँ के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार जी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार जी। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। इसका नाम है सार्वावैक। तो वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये भारत की सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च की गई है। वैक्सीन का नाम सार्वावैक, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनाइटेड नेशन से न्यूज़ है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है 2023 की। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2022 और 2023 में बात करें तो भारत को जो विकास दर होगा, यानी जो जीडीपी ग्रोथ होगी, ये 6% रहेगी। कब? 2022 और 23 में। इसके अलावा 2023 और 24 के दौरान भारत का जो विकास दर है, ये रहेगा 6.4%। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। जीडीपी ग्रोथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना आपको। तो 2022-23 का एस्टिमेट दिया गया है 6% की ग्रोथ का, और 2023-24 का एस्टिमेट दिया गया है 6.2% होगा। एक्चुअली में यहाँ पे 6.2% का ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और बात यूनाइटेड नेशंस की हुई है तो इसके आपको जो स्टैटिक याद रखने, इसमें इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। सदस्यता है 193 देशों के पास, और प्रेजेंट में यहाँ पे महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये स्टैटिक डेटा आपको याद रखने हैं यूनाइटेड नेशन से। इसके बाद हैं जेसिंडा आर्डर्न। तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि 7 फरवरी को ये अपना पद त्याग देंगी। तो अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का पद छोड़ रही हैं जेसिंडा आर्डर्न। इसके बाद है पूर्व डीजी पंकज सिंह। तो हाल ही में इन्हें डिप्टी एनएसए बनाया गया है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाए गए हैं पंकज सिंह जी। ये बीएसएफ के पूर्व डीजी रह चुके हैं, और अब हाल ही में डिप्टी एनएसए बनाए गए हैं। अब डिप्टी एनएसए हैं पंकज सिंह जी। तो एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद हैं मिशेल सेटेलिया। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है मिरर राइटिंग का। तो इटली के हैं ये मिशेल सेटेलिया। इन्होंने हाल ही में मिरर राइटिंग में 81 किताबें टाइप की हैं, और इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब मिरर राइटिंग क्या होती है? देखिए, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप उसको मिरर में देखते हैं तो आपको अपोजिट दिखता है। तो मिरर राइटिंग में यही होता है कि जो बुक लिखी जाती हैं वो अपोजिट लिखी जाती हैं। जैसे आपको मिरर में दिखता है, वैसे अपोजिट लिखी जाती हैं, और उसको जब आप मिरर में देखेंगे तो वो फिर सीधा दिखाई देता है। जो भी उसमें वर्ड सेंटेंस लिखा है तो लिखा जाता है उल्टे में, और मिरर में उसे देखते हैं तो फिर नॉर्मल सीधे तरीके से दिखाई देता है। तो इसी शैली को कहा जाता है मिरर राइटिंग। और इसी मिरर राइटिंग में 81 किताबें लिखी अभी हाल ही में मिशेल सेटेलिया ने, जिनका नाम इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद है नेमत मिनोचे सफ़ीक। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार हुआ है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसी महिला को प्रेसिडेंट बनाया गया है। यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। नेमत मिनोचे सफ़ीक, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर है क्रिस्टीन लाम्ब्रेथ।
तो ये जर्मनी के रक्षा मंत्री थे, हाल ही में इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्रिस्टीन लाम्ब्रेथ इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर है नीरव डी शाह, तो ये अमेरिकी हेल्थ सर्विस में दूसरे सर्वोच्च अधिकारी बने हैं। किस पद पे इन्हें नियुक्त किया गया है ये देखते हैं। तो इन्हें रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया हाल ही में। इसके बाद ये अमेरिकी हेल्थ सर्विस में दूसरे सर्वोच्च अधिकारी बन गए हैं, नीरव डी शाह। फिर है जैक डेनिस, तो हाल ही में इन्होंने हैनकॉक मैक्सिको रेस का खिताब जीता है। ब्रिटेन के रेसर हैं ये जैक डेनिस, और ABBFI फार्मूला वर्ल्ड चैंपियन सीज़न 9 का हिस्सा थी ये वाली रेस, हैनकॉक मैक्सिको रेस, जिसे हाल ही में जीता है जैक डेनिस ने। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ है, हाल ही में यहाँ पे विश्व का सबसे वजनी मेढक मिला है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये जो मेढक है इसका वजन था 2.7 किलोग्राम। इससे पहले 1991 में मेढक मिला था जिसका वजन था 2.65 किलो, और अब ये नया मेढक पाया गया ऑस्ट्रेलिया में जिसका वजन है 2.7 किलोग्राम का, और ये विश्व का सबसे ज़्यादा वजन वाला मेढक है। ये जो प्रजाति है इसे केन टॉड के नाम से जाना जाता है, तो आप प्रजाति का नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद एक एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत और जापान की वायुसेना के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है वीर गार्डियन 2023। वीर गार्डियन 2023, फिर से सुन लीजिए, एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है। भारत और जापान के बीच में हुई है ये अभ्यास, याद रखना है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसके बाद है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था ल्यूसिल रैंडन, तो फ्रांसीसी नन थी ये ल्यूसिन रैंडन। हाल ही में 118 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, और ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी, इस कारण से इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको नाम जरूर याद रखना है। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस जो कि है कुष्ठ उन्मूलन दिवस, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो एक्चुअली में कई जगह ये भी लिखा मिलेगा आपको कि जनवरी का जो आखिरी संडे होता है, जनवरी का जो लास्ट संडे होता है तब मनाया जाता है, और इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है ज़्यादातर जगह, खासकर भारत में। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को होती है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, इस कारण से इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है। एक्चुअल डेट की बात करें तो, लेकिन कई जगह आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि लास्ट संडे को मनाया जाता है जनवरी के। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है जो कुष्ठ रोग है उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कि कुष्ठ रोग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, कैसे इसे ठीक किया जाता है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में जागरूक बनाने के लिए लोगों को इस दिन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत हुई थी 1954 में, ये साल आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023 की थीम याद रखिएगा। 2023 की थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डेट की जगह थीम पूछ लेता है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग है ये किसके कारण होता है ये भी याद रखिएगा। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, तो इसके कारण होता है कुष्ठ रोग। तो इसका नाम आप याद रख सकते हैं, साइंस के सेक्शन में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहाँ पे सबसे पहले हैं खेल के एमसीक्यू, उन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो 2022 में टूर्नामेंट जीता है कनाडा ने। फिर सूर्य कुमार यादव ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कितने शतक बनाए हैं? तो अब तक इन्होंने 3 शतक बनाए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। फिर है मार्टिना हिंगिस, ये किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं? तो ये टेनिस खेलती थी स्विट्जरलैंड के लिए। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो विजेता है मार्सेल जेकब्स। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की बात हो रही है और टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो स्वर्ण पदक जीते थे मार्सेल जेकब्स। फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो पहले गेंदबाज है चेतन शर्मा। फिर ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? महिलाओं की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टोटल 7 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। फिर है स्ट्रांजा मेमोरियल कप किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है?
तो ये प्रतियोगिता रिलेटेड है मुक्केबाजी से। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज़्यादा बार महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा बार जीती हैं मार्गरेट कोर्ट। फिर है फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग, इसमें कितनी टीमें खेलती हैं? तो इसमें टोटल 11 टीमें खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने महिला युगल वर्ग में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इन्होंने टोटल 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं महिला युगल वर्ग में। फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कौन सा देश उप विजेता रहा था? उप विजेता की बात हो रही है, तो उप विजेता था क्रोएशिया। और विजेता कौन था? विजेता था फ्रांस। इसके बाद है उसेन बोल्ट ने ओलंपिक खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ओलंपिक की बात हो रही है। फिर है भारत ने किस वर्ष FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? तो भारत ने जीता था साल 1975 में। फिर है स्मृति मंधाना, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये खेलती हैं भारत की तरफ से क्रिकेट। फिर है सैम कुरैन IPL 2023 में किस टीम के लिए खेलेंगे? तो इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया था जब IPL का मिनी ऑक्शन हुआ था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि सैम करन को IPL 2023 के लिए खरीदा गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। फिर है चीन के किस शहर में इस वर्ष एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे? तो ये गेम्स होंगे हांगझोउ में। फिर है इनमें से किस देश ने अब तक ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से न्यूजीलैंड ने अब तक मेजबानी नहीं की है। फिर है वर्ष 2020 में थाईलैंड ओपन में महिला एकल में विजेता कौन बनी थी? 2020 की बात हो रही है, तो 2020 में विजेता बनी थी कैरोलिन मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं मार्कस रैशफोर्ड, ये किस क्लब के लिए खेलते हैं ये बताना है। तो ये खेलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। फिर है नारायण कार्तिकेयन, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो ये फार्मूला 1 रेसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिर है प्रीमियर लीग किस देश की लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिता है ये? तो ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगिता और ये खेली जाती है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है किस महिला खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये अवार्ड के लिए चुना गया है बेथ मीड को। फिर है FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन कर रहे हैं? तो भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। फिर ऑस्ट्रेलिया ने किस वर्ष AFC एशियन कप जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने साल 2015 में AFC एशियन कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर कट, ये अपर कट जो है इस टर्म का इस्तेमाल किस खेल में होता है? तो अपर कट का इस्तेमाल होता है मुक्केबाजी में। फिर यहाँ पे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो कि आपके UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एडिशन में हम कवर करेंगे UGC नेट के लिए इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 की किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति से। फिर है शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट जो है इसका शीर्षक क्या था? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। फिर है परिचर्चा, ये किसका प्रकार है? तो यह प्रकार है विचार विमर्श विधि का। फिर है प्रधानमंत्री PM श्री योजना जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2022 में। फिर है कोड रेड, आपको बताना है कि कोड रेड क्या है। तो कोड रेड एक तरह का वायरस है। फिर है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का जो रूपरेखा है NCF 2005, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था NCERT के द्वारा। फिर है नेक्स्ट दीक्षा पोर्टल जो है ये लॉन्च कब किया गया था? तो दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 में। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 6%। यानी 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है इसमें बताया गया है कि जो भारत का GDP है सकल घरेलू उत्पाद है इसका 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा में। फिर शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। फिर है शोध की रूपरेखा की
संस्तुति करने वाली विश्वविद्यालयीन समिति कौन सी है इसमें से? तो इस समिति है RDC। नेक्स्ट है पाइथन। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी ST जनसंख्या का उच्चतम अनुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है मिजोरम में। मिजोरम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति, इनका सबसे ज़्यादा अनुपात दर्ज किया गया है। फिर है केबुल लामजाओ। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये है कहाँ, आपको ये बताना है। तो यह है मणिपुर में। फिर अब भारत को कितने भूकंपीय जोन में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत को टोटल 4 भूकंपीय वर्ग में बांटा गया है। फिर है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1978 में। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जनक किसे माना जाता है? तो AI का जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी को। फिर है पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी CEE, ये कहाँ पे है? तो यह स्थित है अहमदाबाद में। फिर है भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो भारत में टोटल 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। फिर है भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया है? तो भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसे आरंभ किया गया है तमिलनाडु में। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। फिर है NIRF 2022 ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान किस संस्थान को दिया गया है? तो प्रथम स्थान जो है दिया गया है IIT मद्रास को। फिर है NAAC। NAAC जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो NAAC का जो फुल फॉर्म होता है इसे कहा जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो अब क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि इनके द्वारा मध्य प्रदेश के किस शासकीय साइंस महाविद्यालय को A++ ग्रेड प्रदान की गई है? तो ये जो विश्वविद्यालय है यह है माधव विज्ञान महाविद्यालय जो कि उज्जैन में है। फिर से सुनिए, माधव विज्ञान महाविद्यालय जो कि उज्जैन में है, इसका राइट आंसर होगा। फिर है NAAC जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके बाद है MPGK मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो जहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी जो विकास खंड है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी टोटल संख्या है मध्य प्रदेश में 89। फिर है मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ को विभाजित कर किस नए जिले का निर्माण किया गया है? तो ये जो नया जिला है इसका नाम है निवाड़ी। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? और ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे श्री पट्टाभी सीतारामैया। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में। फिर है मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में श्री इकबाल सिंह बैंस जी हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। फिर है मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत का क्षेत्र क्या है? तो यह है विकास खंड। फिर है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब देखिए पिछले क्वेश्चन में प्रथम राज्यपाल पूछा गया था और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली महिला राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। फिर है मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे इनमें से? तो श्री VC शुक्ल जी जो हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। फिर है मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था सन 2001 में। फिर है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी। फिर है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1994 में, 1994। फिर है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो प्रथम आयुक्त थे श्री NV लोहानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिला सरकार जो है इसके अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं?
तो जिला सरकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं जिला कलेक्टर को। फिर है मध्य प्रदेश पुलिस में हरिजन व आदिवासी प्रकोष्ठ, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? सबसे पहले इसकी स्थापना की गई है भोपाल में। फिर है मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण शाला, ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थापित की गई है रीवा में। फिर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो लोकायुक्त अधिनियम ये जो है ये 1981 में पारित किया गया था, 1981 में। फिर है मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। फिर है अशोकनगर जिला जो है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ग्वालियर के अंदर आता है अशोकनगर। फिर है वर्ष 1956 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो उस समय मध्य प्रदेश में जिले थे 43। फिर है मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग कहाँ अवस्थित है? तो यह है भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में महालेखाकार का जो प्रधान कार्यालय है ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में महालेखाकार का जो प्रधान कार्यालय है यह है ग्वालियर में। फिर है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है इंदौर। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे कम रही है? तो सबसे कम लिटरेसी रेट रहा है अलीराजपुर में। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो यह है 20.35% की। फिर है मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जिसमें 0 से लेकर 6 वर्ष को कवर किया गया है ये कितना है? तो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है 918 का। फिर है मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रति वर्ग मील की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व जो है ये है 610 प्रति वर्ग मील। फिर है मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है 72.4%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2007 में शुरुआत की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना की। फिर है मध्य प्रदेश शासन कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के लिए किस योजना का संचालन करता है? तो ये जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। फिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा उद्योग का घनत्व है धार में। फिर है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग नियम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में, 1961। फिर है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? तो यह है जबलपुर में। इसके बाद सागर जिले में किस औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो सिद्धगांव, ये नाम याद रखिएगा, सागर जिले में सिद्धगांव औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। फिर है पीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र के लिए ऑटो क्लस्टर योजना स्वीकृत की गई है और आपको बताना कि इसकी लागत कितनी है। इसकी लागत है 73.29 करोड़ रुपए। फिर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी रेलवे जंक्शन। फिर है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। फिर है मध्य प्रदेश के किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र जो हैं ये कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र है बालाघाट में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 1995 में इंडो जर्मन टूल रूम कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया है इंदौर में। इसके बाद है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था हाल ही में इंदौर में। फिर है देश का प्रथम नाइट गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो देश का प्रथम नाइट गार्डन है इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये बनाया गया है कहाँ पे? ये बनाया गया है उज्जैन में, श्री महाकाल महालोक। फिर है माही खेड़ा जल विद्युत योजना जो कि मोहनी सागर पे है, ये किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये निर्माणाधीन है शिवपुरी में। फिर है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की जो है, तो इसके अनुसार देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ का है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। फिर है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो आरक्षित वनों का प्रतिशत है 65.36%। फिर है प्रचलित भावों के आधार पर मध्य प्रदेश में 2021-22 की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यह है 1,04,894 रुपये, 1,04,894
₹4,894 इसका राइट आंसर है। इसके बाद मूव करते हैं आगे खेल समाचार की तरफ। तो देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पे वनडे सीरीज चल रही थी, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से अभी हाल ही में हराया है। और इसके साथ ही जो है भारत ओडीआई रैंकिंग की बात करते हैं, वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे आ गई है। इसके पहले न्यूजीलैंड थी फर्स्ट नंबर पे, और इस सीरीज़ में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। तो अब भारत जो है ये ओडीआई में नंबर 1 पे आ गया है। T20 में बात करें तो भारत पहले ही नंबर 1 पे था, वनडे में भी पहले नंबर पे आ गया है, और टेस्ट मैचेस की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा इस मैच में रोहित शर्मा ने शतक बनाया था, सेंचुरी बनाई थी, जिसके बाद इनके वनडे इंटरनेशनल में 30 शतक हो गए हैं, और ये सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ गए हैं रिकी पॉन्टिंग के साथ में। ठीक है, तो रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इनके भी 30 शतक है वनडे में, और अब रोहित शर्मा के भी 30 हो गए हैं। तो दोनों संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वाले क्रिकेटरों में। इसके बाद क्रिकेट से ही एक और न्यूज़ है यहाँ पे, आईसीसी ने अभी हाल ही में 2022 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। तो भारत की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड रहा ये था बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। ये वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट T20 क्रिकेटर बने हैं। T20 क्रिकेटर बने हैं 2022 के बेस्ट T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। वहीं महिलाओं में बात की जाए, महिला वर्ग में, तो यहाँ पे एक और अवार्ड दिया गया है जो कि दिया गया है रेणुका को। तो रेणुका को वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला क्रिकेटर चुना गया है। रेणुका, इनका नाम याद रखना है, इनको 2022 में सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला क्रिकेटर चुना गया है। 2022 में बेस्ट T20 प्लेयर बने हैं सूर्य कुमार यादव। कुछ और अवार्ड हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इनको वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम। वहीं महिलाओं में बात की जाए तो नेट स्कीवर इनको 2022 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। तो पुरुषों में बेस्ट क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम, और महिलाओं में बेस्ट क्रिकेटर बने हैं नेट स्कीवर। इसके अलावा 2022 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी चुना गया है बाबर आजम को। 2022 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी चुना गया है बाबर आजम को, और बेन स्टोक्स को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। तो फिर से सुन लीजिए, वनडे में बेस्ट प्लेयर बने हैं बेस्ट क्रिकेटर बाबर आजम, टेस्ट में बेन स्टोक्स, T20 में सूर्य कुमार यादव। और 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम, और 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी है नेट स्कीवर। और भारत की तरफ से रेणुका को 2022 में सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। तो ये नाम आपको अवार्ड के सहित याद होने चाहिए। फिर यहाँ पे दुती चंद जो हैं भारत की शीर्ष फर्राटा धाविका, हाल ही में इन्हें डोप टेस्ट में फेल पाया गया है, जिसके बाद इन पे अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अस्थायी तौर पे ये प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध 4 सालों तक भी लगाया जा सकता है। तो हाल ही में इन्हें डोप टेस्ट में फेल पाया गया है। इसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर अगर आप मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में होंगे 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, और ये डिसीजन लिया गया कि वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। जो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट से एक और न्यूज़ है, जिस तरह से IPL होता है इसी तरह से महिलाओं का IPL भी होगा, WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग। तो इसका जो राइट्स है, ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार है, मीडिया के अधिकार है, ये हाल ही में वाईकॉम 18 ने हासिल किए हैं। मतलब इसका प्रसारण वाईकॉम 18 के जो भी चैनल हैं, OTT ऐप्स हैं, वहाँ पे होंगे। वाईकॉम 18 ये जैसे ऐप हो गया वूट, चैनल हो गया आपका कलर्स, तो वाईकॉम 18 ने इसके मीडिया अधिकार को हासिल किया है, और इसका प्रसारण किया जाएगा वाईकॉम 18 के प्लेटफॉर्म्स पे। इसके बाद है बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट जिसका नाम है इंडिया ओपन हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इस साल के चैंपियन बने हैं थाईलैंड के शटलर कुनलावुत
विथिदसन कुनलावुत विथिदसन ये पुरुषों में चैंपियन बने हैं। इन्होंने विश्व चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन को फाइनल में हराया है। यह है थाईलैंड की युवा शटलर। महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया की आन सियंग ने इस टूर्नामेंट को जीता है। दक्षिण कोरिया की आन सियंग, इनका नाम आपको याद रखना। ये महिला वर्ग में जीती हैं और पुरुषों में जीते हैं कुनलावुत विथिदसन। इसका साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे हाशिम आमला। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 2019 में ही घोषणा कर दी थी संन्यास लेने की, लेकिन इसके बाद ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे थे और अब ये पूरी तरह से क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है 2023 में। तो पूरी तरह से क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम आमला। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से न्यूज़ है यहाँ पे। हारून रशीद, इनको मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। हारून रशीद बन गए मुख्य चयनकर्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इसके अलावा पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम है नजम सेठी। इसके बाद ओलंपिक में आपको पहले ही बताया था कि जो आईसीसी है, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये बहुत टाइम से कोशिश कर रही है कि जो ओलंपिक्स होते हैं इनमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाए। तो इसी प्रयास में अभी एक आगे डिसीजन आ रहा है कि 2028 में जो ओलंपिक होंगे, जिन्हें लॉस एंजलिस ओलंपिक कहा जाता है क्योंकि ये लॉस एंजलिस में इसे आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। तो 2028 में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होंगे, इसमें ये न्यूज़ आ रही है कि क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है, जिसमें 6 टीमें होंगी, मतलब 6 टीमें पुरुषों की, 6 टीमें महिलाओं की। और इसके लिए कोई एक कट ऑफ डेट डिसाइड की जाएगी और उस डेट तक जो रैंकिंग में टॉप 6 की टीमें होंगी वो डायरेक्ट एंट्री लेंगी पुरुषों और महिलाओं में। तो लॉस एंजलिस ओलंपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्रिकेट को यहाँ शामिल किया जाएगा। 2028 में होगा, याद रखिएगा। और अभी न्यूज़ यही है कि 6 टीमें पुरुषों और महिलाओं में कम्पीट करेंगी उस प्रतियोगिता में। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक आए, उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर की PDF, दूसरे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की PDF, डेली वोकैब, जीके, करंट अफेयर, जॉब्स का अलर्ट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपकी तैयारियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।